तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमेरिका में एक नॉवेलिस्ट रही हैं, कविताएं भी लिखी हैं, थिंकर भी हैं, और उनका नाम है मूरियल रुकेसर। मूरियल रुकेसर की एक लाइन है और उसी लाइन से आज की कहानी शुरू करता हूँ। मूरियल रुकेसर लिखती हैं कि अगर कोई महिला अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया को बता दे तो क्या होगा। आगे लिखती हैं, दुनिया हिल जाएगी। आज मूरियल रुकेसर की ये लाइनें वाकई बहुत सच साबित हो रही हैं कि अगर एक महिला अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया को बता दे तो क्या होगा, दुनिया हिल जाएगी। एक आम सी लड़की जिसने जब जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा, जो नाबालिग थी, दुनिया के ताकतवर लोगों के सामने उसे परोसा गया, पेश किया गया। उसे लोगों ने अपनी बपौती समझी, उसकी इज्जत नोची, खसोटी, तमाम तकलीफें सही। फिर वो अचानक एक दिन तय करती है कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, लड़ेगी, और फिर वो लड़ती है। मौत से पहले वो एक किताब लिखती है, पर अफसोस कि जब वो किताब पब्लिश हुई उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। फिर वो जो खुलासा करती है, पहले अपने किताबों के ज़रिए और कोर्ट के ज़रिए, अब वो एप्स्टीन फाइल के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने है। हम सब एप्स्टीन फाइल की बातें कर रहे हैं कि एक से एक खुलासे हो रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या बिजनेसमैन, क्या स्पोर्ट्समैन, क्या सिंगर, क्या कंपोज़र, सभी, और ऐसे ऐसे नाम की सोचकर यकीन नहीं होता। ये सब एप्स्टीन फाइल्स में अगर आज खुलासे हो रहे हैं तो इसकी वजह एक महिला है। एक ऐसी महिला जिसे बचपन से ही कुचला गया, और वो ऐसी ताकत बनी कि इंग्लैंड के शाही खानदान के एक राजकुमार को पहले अपनी प्रिंस का टाइटल छोड़ना पड़ा और आज गिरफ्तार होना पड़ा। दुनिया के बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में है, लेकिन ब्रिटेन ने आज दिखाया कि वाकई कानून हर एक के लिए बराबर है। छोटा बड़ा, कमज़ोर ताकतवर, अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं है। हम सब तो बातें करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक देश जिसके उस देश का जो राजा है उसका अपना सगा छोटा भाई, दो ही भाई हैं और उनमें से सगा छोटा भाई, और उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और उस राजा के कानों तक भनक भी नहीं पहुंचती। पुलिस राजा को इन्फॉर्म भी नहीं करती और भाई गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी की खबर बाद में राजा को मिलती है। फिर राजा बयान देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम करेगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। प्रिंस चार्ल्स थर्ड, जो इस वक्त ब्रिटेन के राजा हैं, एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही, क्वीन रही, उनकी मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटेन के शाही कुर्सी को संभाला और इस वक्त वहाँ के वो किंग हैं। और उन्हीं किंग के छोटे भाई एंड्रयू को आज गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इस एप्स्टीन फाइल की वजह से नहीं, बल्कि उस वर्जीनिया गिफ्रे की वजह से, उस लड़की की वजह से जिसने हिम्मत दिखाया और सामने आकर दुनिया को बेनकाब किया। एंड्रयू की गिरफ्तारी की पूरी कहानी आपको आगे बताऊंगा और शाही परिवार में क्या कुछ कैसे होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले कहानी उस लड़की की जिसने एप्स्टीन फाइल की शक्ल में पूरी दुनिया के शरीफ लोगों के नंगे चेहरे को दिखाया। वर्जीनिया गिफ्रे अमेरिका में पैदा हुई। बचपन से ही जिंदगी बहुत मुश्किल थी। माँ बाप आपस में लड़ते थे। उसी लड़ाई झगड़े के बीच वो धीरे धीरे बड़ी होती है। आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी अच्छी यादों को बरकरार रखे। अभी वो बड़ी भी नहीं हुई कि अचानक रोज़ी रोटी की तलाश में वो एक रेस्तरां में पहुंचती है और वहीं एप्स्टीन जैसे गिद्ध, जो बच्चों को अपना शिकार बनाता और उन्हीं बच्चों को बड़े बड़े लोगों के सामने पेश कर उन्हें ब्लैकमेल करता, उसी रेस्तरां में, जो शायद उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ उनका, में उसे एक जॉब दी गई, जॉब मसाज थेरेपिस्ट के नाम पर। लेकिन जल्दी वर्जीनिया को पता चल गया कि यहाँ खेल कुछ और है। फिर धीरे धीरे उसे जबरन
जिसमें फरोशी के धंधे में, बल्कि जिसमें फरोशी भी गलत शब्द है, सिर्फ लिमिटेड बड़े लोगों के सामने जबरन परोसा जाने लगा। और तब वो बालिग नहीं थी, 18 साल उसकी उम्र भी नहीं थी। जब वो 17 साल की थी तब एक रोज़ एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड उससे आकर कहती है कि आज तुम एक खूबसूरत राजकुमार से मिलोगे। और वो खूबसूरत राजकुमार कोई और नहीं, ब्रिटेन के प्रिंस, अभी के राजा के छोटे भाई एंड्रयू थे। प्रिंस चार्ल्स से 12 साल छोटे हैं एंड्रयू। खुद वर्जीनिया हैरान थी कि एक देश का राजा, वो भी ब्रिटेन जैसे देश का, और ये हरकत। उसने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ ज़बरदस्ती की। और जब पहली बार की थी तब वो 17 साल की थी, यानी नाबालिग थी। अब धीरे धीरे वर्जीनिया को बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सामने परोसा जाने लगा। कई बार तो उसे कुचला गया, उसे मारा भी गया, गला घोंटा गया, घोटने की कोशिश की गई। और एक बार उसने ये भी लिखा अपनी एक बुक में कि एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उस किस देश का प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम नहीं मालूम, लेकिन उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब ये सारी जिंदगी चलती रही। एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल उसे अमीर और ताकतवर लोगों के सामने परोसते रहे, वो जाती रही। फिर वक्त बीता, इस जुल्म और सितम से तंग आ गई और इसके बाद उसने तय किया कि अब ये सब चीज़ें छोड़ेगी और यहाँ इस चंगुल से निकलेगी। फिर उसने एप्स्टीन के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया और उसने कहा कि उसका यौन शोषण किया गया। लंबी लड़ाई हुई, पहली बार एप्स्टीन को छोड़ दिया गया, फिर मुकदमा चला, फिर उसने केस लड़ना शुरू किया और ये अदालत में चलता रहा। 2019 में आखिरकार एप्स्टीन को वर्जीनिया के बयान और कुछ और लड़कियां जब बाद में आईं तो गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक कहानी में ये था कि जब वर्जीनिया वहाँ से निकली, फिर उसने कहा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हो, तो वो थाईलैंड गई हुई थी। थाईलैंड में उसकी मुलाकात एक रॉबर्ट नाम के शख्स से हुई। रॉबर्ट गिफ्रे, असल में सरनेम उसी का था जो वर्जीनिया को मिला। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद फिर चूँकि रॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न था, वर्जीनिया ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, वहीं साथ रहती है। बाद में इनके 3 बच्चे होते हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इनका एक घर था। लेकिन उधर मुकदमा भी चल रहा है, इधर फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। और वर्जीनिया ने तय कर लिया था कि वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। रॉबर्ट ने भी उसका साथ दिया कि तुम एक विक्टिम हो तो मुकदमा लड़ो। और ये मुकदमा चलता रहा। इत्तेफाक से 2019 में जब अरेस्ट हुआ, फिर एप्स्टीन ने जेल में उसकी मौत हो गई। जो कहा गया उसने जान दी, लेकिन आज भी लोग जानते हैं कि शायद एप्स्टीन को मारा गया, क्योंकि उस वक्त के सीसीटीवी कैमरे उसके सेल के बाहर से जिस तरीके से हटाए गए, पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटी पर नहीं थे। बहुत सवाल उठे, लेकिन आज तक सच्चाई सामने नहीं आई, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एप्स्टीन के हाथों में कितने ताकतवर लोगों के राज थे। खैर, इधर चलता रहा सब कुछ। उधर परिवार में भी फिर धीरे धीरे मुश्किलें आनी शुरू हो गई। रॉबर्ट के साथ फिर वर्जीनिया की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई, दुश्वार हो गई। 22 साल साथ रहने के बाद 2023 के आसपास दोनों अलग रहने लगे। फिर 2025 में इन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। लेकिन कमाल देखिए, अजीब अजीब चीज़ें हुई इस दौरान। इधर हस्बैंड के साथ डिवोर्स, उधर अचानक मार्च में वर्जीनिया का रोड एक्सीडेंट होता है। वो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करती हैं और कहती हैं कि शायद डॉक्टरों ने मुझे 4 दिन दिए, 4 ही दिन जिंदा रहूँगी। लेकिन खैर 4 दिन से वो ज़्यादा जिंदा रहती हैं। मार्च में रोड एक्सीडेंट होता है। इसके बाद 2025 अप्रैल का महीना, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के घर में उनके वो मुर्दा मिलती है। बाद में पोस्टमार्टम होता है, सारी जांच होती, कहा यही जाता है कि उन्होंने अपनी जान दी। पर सच क्या था नहीं मालूम, क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल के 2 सबसे अहम किरदार, एक खुद एप्स्टीन और दूसरी वर्जीनिया, जिसने इस
खौफनाक सच को उजागर करने का काम किया, दोनों की मौत एक जैसी थी। एक की अमेरिका में, एक की ऑस्ट्रेलिया में, एक की जेल में, एक की उसके अपने घर में। तो ये भी आज तक राज है। तो ये सब चलता रहा और इस दौरान में उसने एक किताब लिखी। उस किताब के बाद हंगामा मच गया। उस किताब में तमाम लोगों का जिक्र था और सबसे बड़ी बात जो जिक्र था वो था ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का। एंड्रयू का नाम उस किताब में आया और बाकायदा जिक्र किया गया। वर्जीनिया ने कहा कि 3 ऐसे मौके थे जब एंड्रयू के साथ वो थी और तीनों मौक़ों पर एप्स्टीन ने उसे भेजा था और एंड्रयू ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। पहली बार में जब वो 17 साल की थी, तो ये भी कहना था कि एक बार तो वो अपने पैलेस में ले गया था और वहाँ पैलेस में ही सब कुछ हुआ। तो जब एंड्रयू का नाम आया तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हंगामा मचना था, हंगामा मचा। लेकिन इसी बीच में न्यूयॉर्क में एक सिविल कोड भी, बल्कि क्रिमिनल कोड डाल दिया वर्जीनिया ने, क्योंकि एंड्रयू और उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। तो जब वहाँ कोर्ट में ये मामला गया 2021 में, तो फिर ये लगा कि एंड्रयू जो प्रिंस उस वक्त थे हार जाएंगे। बाद में कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट हुआ और ये जो सेटलमेंट था, ये कहते हैं कि करीब 12 मिलियन पाउंड 125 करोड़ रुपए प्रिंस एंड्रयू ने वर्जीनिया को दिए। हालांकि उन्होंने कभी जुर्म अपना एक्सेप्ट नहीं किया कि एक नाबालिग के साथ वो सोए थे और वर्जीनिया के साथ रिश्तों को लेकर गलती मानने से इनकार किया। लेकिन कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुई 125 करोड़ इंडियन करेंसी में, जो पाउंड में करीब 12 मिलियन पाउंड था, वो देना पड़ा। अब यहीं से ये सवाल उठा कि जब आपने कुछ किया नहीं है, आप गलत नहीं है, तो फिर आपने इतनी भारी भरकम रकम जो है वर्जीनिया को क्यों दिया। इसके बाद अब ब्रिटेन की मीडिया में हंगामा मचा, खबरों पर खबरें चलने लगी और ब्रिटिश मीडिया इस मामले में बिल्कुल अलग है। अब एंड्रयू सफाई देते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे एप्स्टीन की फाइल्स जो आई थी वो तो तब तक थी, तो सब खामोशी से चल रहा था। फिर अमेरिका में जब अमेरिकी संसद ने कहा कि एप्स्टीन की जो पूरे फाइल हैं 3 लाख से ज़्यादा पन्ने, वो सारे अब सार्वजनिक होंगे, तो इसके बाद जैसे ही ये चीज़ें आनी शुरू हुई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। लास्ट ईयर 2025 में एंड्रयू को पता था कि बहुत सारी तस्वीरें और मेल उनके नाम पर आ चुकी हैं और वो तस्वीरें जिस तरह की थी, एक प्रिंस को कहीं से शोभा नहीं देता, वो भी जो ब्रिटेन का प्रिंस है, बच्चियों के साथ उसके पेट पर हाथ रखते हुए, उसके ऊपर झुके हुए, ऐसी तमाम तस्वीरें थी। तो 2025 में जब एंड्रयू को लगा कि अब सारा खुलासा, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और बाकी के अब तो आने वाले हैं, तो फिर एंड्रयू ने अपनी जो शाही उपाधि थी वो छोड़ दी कि मेरे लिए देश और देश की इज्जत पहले। मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने सारे अपनी जो एक शाही ख़ानदान से जो भी उनको मिलता है वो छोड़ा। बकिंगम पैलेस, चूँकि वो एक क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे थे, वहाँ रहने का हक था, वो महल छोड़ा और फिर ये एक विंडसर जो पैलेस था फिर वहाँ गए। लेकिन 2025 में फिर उसे भी छोड़ना पड़ा क्योंकि अपनी सारी उपाधि छोड़ दी थी। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स का एक अपना प्राइवेट घर है लंदन में, ये वहीं जाकर रहने लगे और 25 में ये सब छोड़ने के बाद एक तरह से अब शाही ख़ानदान से कोई लेना देना रहा नहीं और ये एक आम इंसान हो गया। फिर भी सब ठीक था, बट हुआ ये कि अचानक अभी जो एप्स्टीन के फाइल्स की बाढ़ आई, उसमें सिर्फ वर्जीनिया के खुलासे या उन तस्वीरों की वजह से एंड्रयू की बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि गिरफ्तारी की नौबत इसलिए आई कि एंड्रयू एक वक्त में ब्रिटेन के यूके ट्रेड एनवॉय थे, व्यापार दूत, एक शाही घराने के होने के नाते। और इस दौरान में उन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया, जिनमें वियतनाम भी था, सिंगापुर भी था और फिर अफगानिस्तान था। तो कहते हैं कि ये जो वर्जीनिया और इसके अलावा जो वर्जीनिया और इनकी कुछ तस्वीरें हैं, उसमें एक तस्वीर में यह है कि वर्जीनिया के अलावा 6 नाबालिग बच्चियां एक ही कमरे में और थीं और वहाँ एंड्रयू और एक और शख्स और था। तो मतलब एक वक्त में कई नाबालिग बच्चियां एंड्रयू को परोसी गई और वो बेशर्मी के साथ उस कमरे में सारी हरकतें करता रहा। तो सिर्फ बात इतनी नहीं थी,
बात ये भी थी कि जब वो ट्रेड एनवॉय थे, एक व्यापारिक दूत ब्रिटेन के सरकारी दौरे पर थे, तो वहाँ जो उन्होंने ट्रेड किया, जो बिजनेस की बातें की, जो डील हुई, बाद में इसी लड़कियों के बदले में एप्स्टीन को उसकी जानकारी लीक की। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दिया कि वियतनाम, सिंगापुर और बाकी देशों से हमने क्या डील की है, कितने में डील की है, क्या क्या चीज़ों की डील की है। यहाँ तक ये भी बताया कि हम अफगानिस्तान से में भी कुछ करने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ रिकॉर्ड पर ईमेल में आ गई। अब किसी भी देश के लिए कोई भी एक सरकारी डील एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज होता है, और अगर उस देश का प्रिंस राजकुमार ऐसे डील को लीक करे तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वहाँ जो भी कानून होगा, हमारे देश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो इसके खिलाफ है। तो एंड्रयू पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ब्रिटेन के हित के खिलाफ ब्रिटेन के साथ जो बाकी देशों के रिश्ते और डील थी उसको उस ब्लैकमेलर एप्स्टीन तक पहुंचाया। और एप्स्टीन तक क्यों पहुंचाया? क्योंकि एंड्रयू को पता था कि उसके राज एप्स्टीन के पास हैं, और अब धीरे धीरे ये खुलासा हो रहा है कि एप्स्टीन वाकई में एक ब्लैकमेलर था, वरना उसके आलिशान उस आइलैंड पर जो लोग बड़े बड़े जाते थे, दिग्गज, एलन मस्क हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, आपके बिल क्लिंटन हों, स्टीव हॉकिंस हों और बिल गेट्स हों, पता नहीं कितने, अपने यहाँ के हरदीप पुरी का नाम है, अपने यहाँ के अनिल अंबानी का नाम है, तो ये सारे लोग जाते थे। और वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीरें उन लोगों ने तो खुद तो खींची नहीं होगी। कहते हैं कि वहाँ सारे गुप्त कैमरा थे, और वो जो आइलैंड था समंदर के नीचे बाकायदा सर्वर बिछा हुआ था, जो सीधे वहाँ पर रिकॉर्ड करके इनके ठिकानों तक पहुँचाता था। और कहते ये भी हैं कि एप्स्टीन एक इजरायली एजेंट था। तो ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल कर वो अपना उल्लू साधता था, उसे जो बदले में चाहिए था वो लेता था, और उनको परोसता था नाबालिग लड़कियां। तो ये सब कुछ होता रहा, एंड्रयू को पता नहीं। जब ये तस्वीरें सामने आई, एंड्रयू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब एंड्रयू, अगर एप्स्टीन फाइल्स की बात करें तो अब तक के पूरी दुनिया में करीब 100 से ज़्यादा इस्तीफ़ा हो चुका है। बहुत सारे आपके यूरोप के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के इस्तीफे हुए हैं, ब्रिटेन में भी हुआ, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में नाम चल रहा है। लेकिन पहली असल में जो गाज सबसे बड़ी गिरी है तो वो एंड्रयू, एक्स प्रिंस ऑफ ब्रिटेन। अब हालांकि जो ब्रिटेन में राजघराना या राजशाही है उसकी अजीब कहानी है। प्रिंस ने अपने सारे शाही उपाधि छोड़ दिए, सब कुछ। अब वो प्रिंस भी नहीं रहे, वो एक आम ब्रिटेन के नागरिक हैं। लेकिन अब भी वो इंग्लैंड के राजा बनने के 8वें दावेदार हैं। मतलब अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो अब भी जो एंड्रयू, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर नाबालिग लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने के इल्ज़ाम हैं, तमाम तस्वीरें हैं, ब्रिटेन के तमाम जो ट्रेड डील है उसको लीक करने का इल्ज़ाम है, इसके बावजूद एंड्रयू राजा बन सकता है। उसकी वजह यह है कि राजशाही की एक परंपरा, इंग्लैंड में जो राजा बनता है उनमें उत्तराधिकारी वो होता है जो सबसे पुराना होता है। आपको याद होगा कि 70 सालों तक क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी रही, उनसे ज़्यादा वक्त तक कोई नहीं रहा इंग्लैंड में। 70 साल लंबा अरसा होता है, इस चक्कर में प्रिंस चार्ल्स बूढ़े हो गए। अब प्रिंस चार्ल्स की जो पैदाइश है वो 1948 की है, तो अब आप देख लीजिए कितना हो गया, 52 इधर और 26 इधर, तो करीब 78 साल। और एंड्रयू की पैदाइश जो है वो 1960 की है, तो करीब 68 साल हो गए। लेकिन वहाँ ये कि जो भी सबसे पुराना या बड़ा होगा वो उत्तराधिकारी होगा। तो 70 साल के लंबे इंतज़ार के बाद प्रिंस चार्ल्स को मौका मिला। अब प्रिंस चार्ल्स के अपने बच्चे हैं, उनके बाद जो उनका बड़ा बेटा है वो उत्तराधिकारी होगा। फिर उस बड़े बेटे के भी अब शादी और बच्चे हैं, तो अगर उधर से कोई नहीं बन पाया तो फिर उसके बच्चे होंगे। उसी तरीके से ये बच्चे बच्चे चला रहा है। अब मान लीजिए कि जो 7 दावेदार हैं, प्रिंस चार्ल्स, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बेटे और बेटियां, इनमें से किसी वजह से ये 7 नहीं बन पाए, तो राजशाही परिवार का खून होने के नाते 8वां नंबर एंड्रयूज का है। और एंड्रयू इस सर्कमस्टेंसेस में, जब बाकी 7 किसी न किसी वजह से न बन पाए, तो इंग्लैंड का राजा बन जाएगा। अब
इंग्लैंड की, हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी आपको पता है, सरकार है। इंग्लैंड का राजा असल में एक तरह से सिर्फ नाम का है, पावर से उसका कोई लेना देना नहीं। उनका काम है समारोह में जाना, इंटरनेशनल फंक्शन को अटेंड करना। एक राजशाही की जो परंपरा है, बस वो राजा वही है कि नाम के हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी फैसिलिटी है। बकिंगम पैलेस से लेके शाही महल में उनका रहना, उनकी शान व शौकत। वहाँ के राजा की एक ख़ास बात यह है कि जो भी ब्रिटेन का किंग होता है उसे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है, एक दौर ऐसा था जब दुनिया भर में इंग्लैंड की हुकूमत थी, तो उनका यही है कि हर देश पर तो हम राज कर चुके हैं, तो फिर इंग्लैंड के राजा को पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ के राजा के पास पासपोर्ट नहीं होता। वहाँ के राजा के पास ड्राइविंग लाइसेंस और इन सब की मतलब ज़रूरत नहीं है। उनके राजा की गाड़ियों के कोई नंबर प्लेट नहीं होते। साथ ही वो वोट नहीं डाल सकते। इंग्लैंड के राजा पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते, वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं, एक जब वो रियल में पैदा हुए, एक जब उनकी ताजपोशी होती है। साथ ही इनके राजा की खासियत ये होती है कि ये पूरी दुनिया में, जो एक कॉमनवेल्थ गेम आपने नाम सुना होगा, तो आज भी उनको वैसे ही इज्जत दी जाती है। अब ऐसे राजा और राजशाही परिवार का एक प्रिंस, एक राजकुमार, हम लोग तो राजा रानी की किस्सा सुनते हैं राजकुमार के, और उसका इस तरीके से बेइज्जत होना, इस तरीके से गिरफ्तार होना, इंग्लैंड के राजशाही परिवार में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं कहना है कि ये बहुत बड़ा डेंट है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे स्कैंडल हुए शाही महल में, शाही परिवार में, लेकिन आज के दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, जिस तरीके से एंड्रू की ये खबर आई है, कहते हैं कि ये शायद आने वाले वक्त में इसका और भी बड़ा और गहरा असर होगा। तो कम से कम इन सारी चीज़ों को मैं हटाऊं तो एक चीज़ में बस सिर्फ ब्रिटेन की तारीफ करना चाहूँगा कि बाकी देश सिर्फ बातें करते हैं। ब्रिटेन ने दिखाया कि हमारे लिए वाकई कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। वरना ऐसा कैसे हो सकता कि एक शाही परिवार, एक राजा जिसका अपना सगा भाई, और उसको पुलिस अरेस्ट कर ले और राजा को भनक तनखा। अब 24 घंटे तक इंग्लैंड में एक रूल है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो हिरासत में रखकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। 24 घंटे बाद अगर लगता है आपको पूछताछ हो गई, ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप छूट सकते हैं या फिर कोर्ट के ज़रिए आपको जेल भेजा जा सकता है। फिलहाल जो एंड्रू के बारे में खबर है वो ये है कि उन्हें थेम्स वैली पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये लंदन में है, और थेम्स वैली पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है, चूँकि रूल है वहाँ का, आप शाही परिवार के शख्स का नाम नहीं लिख सकते, तो एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि आज हमने इतने बजे एक 60 साल के करीब शख्स को गिरफ्तार किया है और बाकी की हम जांच कर रहे हैं, और जिसे गिरफ्तार किया है मीडिया के लिए है कि आप उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का भी मामला है। बस छोटा सा ये थेम्स वैली पुलिस का। और कहते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इसकी कोई तस्वीर भी जारी नहीं हुई है। एक पुलिस स्टेशन में रखा गया है, लेकिन किस पुलिस स्टेशन में अभी इसका भी खुलासा नहीं हुआ। और जो BBC से खबर आ रही है वो ये है कि एंड्रयू को, एक्स प्रिंस को, कोई अलग से सहूलियत नहीं दी जाएगी। उन्हें एक सेल में रखा जाएगा जिनमें एक बेड होगा, एक टॉयलेट होगा, और अब अदालत के ऊपर है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूछताछ कंप्लीट होने के बाद क्या उन्हें बेल आउट किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या अदालत के कहने पर जेल भेजा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ब्रिटिश शाही परिवार में ये पहला इंसिडेंट होगा जब एक राजकुमार जेल जाएगा। और ये पहला हो चुका है कि एक राजकुमार, बेशक एक, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एप्स्टीन फाइल की मतलब का सबसे बड़ा शिकार फिलहाल ये है। आने वाले वक्त में और भी ऐसे लोग हों, पकड़े जाए, गिरफ्तार हों या अपना ओहदा छोड़ें, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है, बहुत सारे नाम, तस्वीरें, खुलासा होना बाकी है। पता नहीं कितने बड़े बड़े नपेंगे, लेकिन अच्छा है कम से कम इन सफ़ेद पोश लोगों का ये गंदा चेहरा ज़माने के सामने आए। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।